हेलो एवरीवन, सीए पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज पार्ट 2 है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। हमने पार्ट 1 में बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस देखे थे और कुछ प्रिंसिपल्स कवर किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फटाफट से जाइए, वो वाला वीडियो देखिए, आपके बेसिक एजम्पशंस क्लियर हो जाएंगे और फिर आप आके ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट है मटेरियलिटी। नाउ लेट अस रीड क्या बोलते हैं। डू नॉट डिस्क्लोज irrelevant information. This is an exception to the full disclosure concept. देखिए, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। व्हाट इज फुल डिस्क्लोजर? ये हम बोलता है कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी सच्चाई बता देनी है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में P&L बैलेंस शीट का जो भी फॉर्मेट है उसमें आपको सब कुछ बताना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। कुछ भी छुपाना नहीं है, या आधा अधूरा मत बताइए, पूरा बता दीजिए आपके कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा सा अलग बात है, इसे एक्सेप्शन बोलते हैं। इसमें क्या बोला भाई, फुल डिस्क्लोजर करो लेकिन मटेरियलिटी को भी तो देखो। मटेरियलिटी मतलब क्या? देखिए क्या दिया है वहां पे। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would impact the decision of an informed investor. मतलब आप ऐसी चीजों को मटेरियल बोलेंगे जिसके नॉलेज से, जिसे अगर पता हो तो इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो जाएगा। अगर किसी कंपनी में कोई लॉ सूट चल रहा है, मतलब कोई केस चल रही है कोर्ट में, कोर्ट की केस चल रही है, राइट? तो इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो वो कंपनी जीत जाएगी केस या हार जाएगी। दोनों भी सिनेरियोज में अगर कंपनी हारती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी के लिए। अगर जीतती है, फ्यूचर में जीत सकती है, तो इससे फायदा होगा। लेकिन दोनों ये जो सिनेरियो है लॉ सूट का, ये मटेरियल है समझना। किसी भी इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि बाबा ये जो कंपनी है इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, फॉर वॉट एवर रीजन। तो जब उसको ये पता चलेगा, ही विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसलिए बोलते हैं जो भी मटेरियल डिसीजन है, जिसका इम्पैक्ट होगा डिसीजन पे, उसे हम मटेरियलिटी बोलते हैं। ठीक है, लॉ सूट इट इज समथिंग दैट इज मटेरियल। अगर आई एम एन इन्वेस्टर जिसे रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो ये सिनेरियो में आई माइट नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, है ना? तो मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिससे अफेक्ट होगा, ऐसी चीज मटेरियल है। तो ये सारी मटेरियल चीजों को आप रिकॉर्ड करिए, ऐसे बोला है। तो इमटेरियल क्या है? देखिए, मटेरियलिटी एक रेलेवेंट कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अंबानी है, उनका 2000 रुपए का नोट खो गया, और हम हैं जिसका 2000 रुपए का नोट खो। तो आप बताइए, मुझे 2000 रुपए जाने से ज्यादा नुकसान होगा या अंबानी जी का ज्यादा नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? एक छोटे से कॉमन मैन का नुकसान ज्यादा होगा, राइट? मिस्टर अंबानी के लिए दिस इज 2000 रुपीज इज नॉट ऑल दैट मटेरियल। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि बिजनेस का साइज क्या है, दैट विल इम्पैक्ट द मटेरियलिटी। छोटे मोटे नुकसान को आपको मटेरियल नहीं कंसिडर करना है, लेकिन अगर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है तो दैट विल बी मटेरियल। लेकिन आपको बिजनेस का साइज ध्यान में रखना है। और एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद आता है इंडिया में, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्रिकेट प्लेयर का कल मैच है, कल उसे आईपीएल में खेलना है, और आज प्रैक्टिस करते करते नेट्स में बस गिर के थोड़ी खरोच आ गई है, तो दैट इज नॉट मटेरियल, राइट? खरोच तो चलती रहती है, डाइव मारा, खरोच आ गई, इट्स ओके, ठीक है ना? लेकिन अगर उसी प्लेयर का डाइव मारते मारते फ्रैक्चर हो गया, तो will he be able to play in the match tomorrow? No, he will not be able to play on the next day. इसीलिए ये जो फ्रैक्चर है ना, that becomes material. ये बहुत मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गई, तुरंत ही जाके उसे बताना पड़ेगा कैप्टन को कि बाबा मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन खरोच आ गई तो वो जाएगा क्या कैप्टन को बोलने के लिए कि बाबा मुझे खरोच आ गई है? नहीं। उसी तरह ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस।
देखिए, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन all prospective losses but not prospective profits. It requires that in such a situation of doubt, the transaction should be recorded in such a manner that profits and assets are not overstated and losses and liabilities are not understated. इसका क्या मतलब हुआ? प्रूडेंस है, मतलब आपको सोच समझकर बिजनेस करना है, रिकॉर्डिंग सोच समझकर करनी है। अभी मैंने जो आपको लॉ सूट का एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल देख लेते। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो मुझे पता नहीं है ना कि उसका मेरा नुकसान होगा, या मतलब वो केस में हार जाऊंगी या जीत जाऊंगी, राइट? ऐसा हो सकता है कि अगर मैं जीत गई तो मेरे बिजनेस को बहुत मुनाफा होगा, बहुत ज्यादा मुनाफा होगा बिजनेस को, ठीक है? मैं हार गई तो शायद कुछ नुकसान हो सकता है। ये दो सिनेरियोज है। ये जो कंसेप्ट है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, ये सिंपल है। ये क्या बोलता है कि बाबा, आपको अगर फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉफिट होने वाला होगा तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉफिट है वो अपने पास रखिए, बहुत खुश मत हो जाइए। लेकिन अगर आप कोई भी गुंजाइश है नुकसान होने की तो ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है। मतलब इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में वी आर बीइंग कंजर्वेटिव। मतलब जो भी नुकसान होगा फ्यूचर में, ऐसे मुझे लग रहा है तो तुरंत बुक्स में प्रोवाइड कर दो। लेकिन कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा ऐसे मुझे लग रहा है तो रुको। वो प्रॉफिट जब तक एक्चुअली में नहीं होता तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करें। लॉसेस एक्चुअली में नहीं हुए लेकिन आपको गुंजाइश है होने की, रिकॉर्ड कर दीजिए। सिंपल। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हम स्कूल में पेपर लिखते थे और घर पे आते थे पेपर देने के बाद, टेस्ट देने के बाद, तो क्या होता था, एग्जाम से जैसे ही हम आए, हमें घर पे मम्मी पापा पूछते थे ना कि कितने मार्क्स मिलेंगे। तो हम कुछ कैलकुलेशन करते थे दिमाग में और हमें लगता था कि अरे शायद मेरे 95% आ जाएंगे। लेकिन हम मम्मी को बोलते वक्त कितना बोलते थे? हम 95 तो नहीं बोलेंगे कि अगर गलती से कुछ कम हो गए तो क्या, तो पिटाई हो जाएगी। तो हम सोचते थे नहीं मम्मी मेरे 90% मार्क्स आने वाले, है ना? इसे बोलते हैं हम कंजर्वेटिव नंबर देते थे। अगर 90% से ज्यादा आ गए तो बहुत ही खुश हो जाएंगे सब लोग, और अगर 90 आ गए तो भी सबको लगेगा कि ठीक है बाबा उसने 90 ही बोला था, isn't it? तो इसे हम बोलते हैं, यही जो है कॉन्सेप्ट हमने बिजनेस में अप्लाई कर दिया है। दैट लॉसेस अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है मेरे लॉसेस होने वाले हैं, तो आप प्रोवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट के लिए खुश मत होना जब तक वो एक्चुअली नहीं हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है? एन एसेट is ordinarily recorded at the price paid to acquire it at the time of its acquisition. Asset is recorded at costless depreciation. इसका क्या मतलब है? देखिए, आज अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ठीक है, इसकी आज की कीमत 2 लाख रुपीस है, ठीक है। ये मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2 लाख रुपीस का मैंने आज खरीदा। शायद थोड़े दिनों बाद बिजनेस में, मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई कम, अभी ये हो गया 1.5 लाख रुपीस का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर कम ज्यादा होती रहेगी मार्केट में, और उसके हिसाब से मैं मेरा प्लांट एंड मशीनरी का एसेट बैलेंस शीट एसेट साइड चेंज करूंगी, तो यही करते रहूंगी अप एंड डाउन में मैं तो हमेशा। बिकॉज ऑल द टाइम इन द मार्केट कोई प्राइसेस ऊपर जाएंगे एसेट्स के, कोई प्राइसेस कम होंगे। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मार्केट प्लेस के उतार चढ़ाव का बिजनेस के लिए। इसीलिए सिंपल बोला है दैट जो भी आपके एसेट्स है ना, आपके पास लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड का तो कितना एप्रिसिएशन होता है। जब बहुत साल पहले देखिए हमारे दादाजी परदादाजी ने अगर कोई जमीन खरीदी रहती है तो उसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्या बोलती है कि मार्केट वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है उस वैल्यू पे आपको एसेट्स दिखाने हैं, लेकिन सिर्फ आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो बिकॉज वेयर एंड टेयर होने वाला है वो एसेट का। क्लियर? ऑलराइट, आगे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है ये? इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड
with the expenses of that period to determine correct profit and loss for the accounting period. This has given rise to prepaid expense, outstanding expense, income received in advance and accrued income. मतलब प्रॉफिट अगर किसी भी पीरियड का मुझे निकालना है तो मुझे किन दो चीजों को मैच करना है, वो पर्टिकुलर पीरियड का रेवेन्यू और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो सारे की सारे एक्सपेंसेस मुझे वो पर्टिकुलर प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल है। देखिए, अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने 10 पेन्स खरीदे हैं, 10 पेन्स आई बॉट फॉर 8 रुपीज। ओके, ये मेरी परचेज प्राइस है, तो हो गया 80 रुपीज टोटल। अभी मैंने सेल किया 10 पेन, तो मैं बेच नहीं पाई। मैंने फॉर एग्जाम्पल 8 पेन बेचे हैं, लेकिन मैंने बेचे हैं इनको 12 रुपए पे, तो मेरा सेल्स हो गया 96 रुपीज। तो अगर मैंने 96 में से 80 माइनस कर दिया तो क्या मेरा प्रॉफिट 16 रुपए हुआ? नहीं, मेरा प्रॉफिट 16 रुपए नहीं हुआ है, बिकॉज जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है वो तो मैच ही नहीं हुए। मैच कब होंगे? 8 पेन का अगर रेवेन्यू है तो मुझे 8 पेन का कॉस्ट माइनस करने पड़ेगा। 8 पेन का कॉस्ट कितना है? 8 into 10 रुपीज, दैट इज हाउ मच, सॉरी 8 into 8 रुपीज, 8 रुपए में खरीदा था ना, दैट इज 64। तो मैं जब 96 में से 64 माइनस करूंगी तो मुझे मेरा एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। मैंने रेवेन्यू को और कॉस्ट को मैच किया है यहाँ पे, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने सैलरीज पे किए हैं 8 मंथ्स के मेरे एम्प्लॉइज के, मैंने साल भर उनसे काम करवा दिया, लेकिन 4 महीने के पैसे मैंने नहीं दिए, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, लेकिन सर्विसेज मैंने 12 महीने की ली है। तो मैंने अगर सर्विस 12 महीने के लिए ली है तो मुझे सैलरी कितने महीने का रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 12 महीने का। मुझे ये नहीं देखना है कि मैंने वो पैसे दिए या नहीं दिए, बिकॉज मैंने उनसे सर्विसेज करवाए। जब उन्होंने मुझे सर्विस दिया उसी के बल पे तो मैं कुछ सेल्स कर पाई हूँ। मतलब जो भी सेल्स हुआ है ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में मेरे एम्प्लॉइज के वजह से तो हो पाया ना, तभी तो मेरा बिजनेस चल पाया। का मतलब ये जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सर्विसेज बहुत जरूरी थी, इसीलिए ये जो सर्विसेज है 12 महीने की, ये मुझे रिकॉर्ड इसी साल करनी पड़ेगी। तो कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो मेरा जो रेवेन्यू 12 महीने का है तो मेरा वो एक्सपेंस भी 12 महीने का ही होगा, चाहे वो रेंट हो, चाहे सैलरीज हो, चाहे और भी कोई एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस मेरे रेवेन्यू से मुझे मैच करने हैं। रेवेन्यू 12 महीने का तो एक्सपेंस भी 12 महीने के। रेवेन्यू अगर 10 महीने का है, मतलब मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है, ओके, इस साल मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 मई को स्टार्ट किया ये साल, ठीक है। तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है ना, 31 मार्च को मुझे वो बिजनेस के बुक्स में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कितने महीने चला मेरा बिजनेस? मेरा बिजनेस कितने महीने चला? मई से मार्च तक के 10 महीने हुए क्या? देखिए हो रहे हैं क्या? नहीं हुए ना, क्योंकि 10 महीने नहीं है, ये 11 महीने है। दिस इज 11 मंथ्स, राइट, फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च, मतलब ये 11 महीने बिजनेस चला। तो 11 महीने के जो एक्सपेंसेस रहेंगे, जो रेंट रहेगा, जो भी कोई एक्सपेंस, सैलरीज, वेजेस, जो भी रहेंगे वो 11 महीने के मुझे रिकॉर्ड करने हैं। तो आई एम मैचिंग द रेवेन्यू विद द एक्सपेंस। वेरी क्लियर, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव अहेड। ड्यूअल एस्पेक्ट, ये तो बहुत बेसिस है हमारे पूरे अकाउंटिंग का। द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब 2 एस्पेक्ट्स होंगे हर ट्रांजैक्शन के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज अ क्रेडिट एंट्री ऑफ इक्वल अमाउंट। ये हमें याद रखना है। जैसे हम साइंस में बोलते थे ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक उसी तरह एवरी डेबिट विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। मतलब अगर आपने 2-3 चीजों को डेबिट किया है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में,
जो जो आपका डेबिट का अमाउंट है वही आपका क्रेडिट का अमाउंट का टोटल रहेगा. दिस टोटल हैज टू मैच विद दिस टोटल ऑल द टाइम. ठीक है, ये कभी ऐसा मिसमैच हो ही नहीं सकता. ये हमारा डुअल एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट बोलता है हमें. आगे क्या है? दिस प्रिंसिपल इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. इट हैज गिवन राइज टू द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन. इक्वेशन क्या है फंडामेंटल वाली? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपिटल और लाइबिलिटी का जो टोटल होगा वो मेरे एसेट्स का टोटल होगा, बस, पीरियड. इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो अभी डुअल एस्पेक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप बोलेंगे भाई हमेशा क्यों डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही होना? चलो एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया और अगर मैंने 1000 रुपीज का खाना खाया तो मैं पैसा कितना दूंगी? 1000 रुपीज ही दूंगी, राइट? वो मुझे उतना बिल लेगा, मतलब मुझसे कुछ पैसा वो ले रहा है और इसके बदले में मुझे वो खाना दे रहा है. तो मुझे 1000 रुपए का खाना खिलाया और 1000 रुपए मेरे पैसे ले लिए, इजंट इट? तो दोनों भी अमाउंट्स इक्वल हो गई. डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप उठा लीजिए, एनी ट्रांजैक्शन जहां पे लेन देन हो रहा है, जितने की चीज हम लेते हैं हमें उतना ही वापस देना पड़ता है. जितने के सर्विसेज हमारे एम्प्लॉयज हमें देंगे हम उतनी उनको सैलरीज देंगे. हम इलेक्ट्रिसिटी जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही हम पैसा देंगे, isn't it? So every debit will always have an equal credit. आगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन. देखिए हमारा अभी लास्ट कंसेप्ट है. रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन इट इज रियलाइज्ड. अभी कौन से डेट पे मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए, ये कंफ्यूजन रहता है. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से डेट पे आपको रिकॉर्ड करना है, जिस डेट पे रियलाइजेशन हुआ है. इसका क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू इज रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. हमने देखा है कि कितने बिजनेसेस होते हैं. मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बताया था कि बिजनेस के 3 टाइप होते हैं. अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं सुना है तो मैंने लिंक दे दिया है, आप आई बटन में आप जाके देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था दैट बिजनेस के 3 टाइप्स होते हैं. कौन से? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज. तो रेवेन्यू कब रियलाइज होगा? गुड्स बेचे या सर्विसेज रेंडर किए. For tangible products, revenue is recognized not when a sale order is received or contract is signed or goods are manufactured, but when the product is shipped or delivered to the customer. मतलब अगर मैं कुछ बेच रही हूँ, मेरे गुड्स जब बिजनेस से एक्चुअली बाहर जाएंगे, that time I can record my sale. मुझे सिर्फ अगर एक ऑर्डर मिली है कि बाबा आपसे मैं इतना, मुझे अगर आई एम ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए आप 10 चेयर्स मैन्युफैक्चर करके रखिए, मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरर. अगर मेरे वो 10 चेयर्स रेडी हो गए और फिर मैंने उन्हें शिप कर दिया तो फिर मैं रियलाइज कर सकती हूँ मेरा सेल्स. लेकिन जब तक मुझे सिर्फ ऑर्डर मिली है, आई एम नॉट गोइंग टू रियलाइज माई सेल्स. आगे क्या है? फॉर सर्विसेज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड. अगर मेरा कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो मैंने जब जब वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट? तो मेरे ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं, मैंने जब जब जो काम उनका करना था वो काम का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो मेरे बुक्स में मैं वो एंट्री कर सकती हूँ फॉर सर्विसेज. अगर मुझे पैसा मिला या नहीं मिला, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन मुझे रिकॉर्ड तो सेल्स तभी करना है जब मैंने मेरे सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए. लास्ट पॉइंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिसीट ऑफ कैश. कैश मिला या नहीं मिला, मुझे सेल्स तब रिकॉर्ड करने हैं जब मेरे गुड्स बाहर चले गए हैं, मेरे गुड्स डिलीवर हो गए हैं. एंड इफ आई एम इन द सर्विस इंडस्ट्री, जब मैंने वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया है तो मैंने मेरे ओर से मेरा काम अगर कर दिया तो मैं सेल्स रिकॉर्ड कर सकती. क्लियर? ओके. तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये आपने बहुत अच्छी से देख लिया है और आपके सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं. ये जो कंसेप्ट है ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाले हैं आपके अकाउंटिंग जर्नी में, तो ये आप हमेशा याद रखिए. और हम मिलेंगे अभी अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.